हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हमारी जो क्लास है HAS 2026 के लिए जो रिवीजन सीरीज चलती है, इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चंस हमारे होंगे। हम एक से ज़्यादा टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि पिछले वीक में आए हुए हैं, उनको मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके पहले अतुल्य नीव सिविल स्टाफ हिमाचल ने एक प्रोग्राम आपके लिए चलाया है जो कि कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है और ये HAS मेंस के लिए है, राइट। इसमें आपकी आंसर राइटिंग्स इंक्लूडिंग है और आप इसको देख सकते हैं। नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर बात कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल यहाँ पर है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परमिसेबल विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व बट आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं यहाँ पर जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में तो परमिसेबल है लेकिन नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्टेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HAS मेंस में भी काफी ज्यादा वेटेज रहता है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में तो आपको पता है पूछे ही जाते हैं। इवन अभी जो HAS 2025 का प्रीलिम्स आपका हुआ था, ठीक है, वहां पर भी आपको पता है 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिलाकर के पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को मिलाकर के वहां पर पूछा गया था। नेशनल पार्क्स के बारे में ही था वो। ठीक है, तो देखो, which of the following activities are permissible within a biosphere reserve but are generally restricted or prohibited in a national park? Select the correct answer using the code given below. 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, यहां पर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द कोर एरिया। क्या ये बात सही है कि कोर एरिया में मॉनिटरिंग और साइंटिफिक जो रिसर्च होता है वो इसके बारे में सही स्टेटमेंट है। सेटलमेंट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज इन बफर जोन and ecotorium and the recreational activities in the transition zone, intensive agricultural practice in the buffer zone। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ भी गलत है। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा, आंसर होगा 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 हमारा आंसर कहाँ पर है? बी आंसर हमारा इसका है। देख लेते हैं, आंसर है बी। जोनेशन इन बायोस्फीयर रिजर्व, लाइक आपको पता है, जैसे ये कोर हो गया, ये हो गया बफर और इसके बाद ये जो हो गया लास्ट में आपका ट्रांजिशन जोन यहाँ पर हो गया। इसी के साथ देखो, जोनेशन इन बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कोर जोन स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, ओनली रेगुलेटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग अलाउड। बफर जोन में क्या होता है? बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ट्राइबल सेटलमेंट्स, सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स। जो ट्रांजिशन जोन होता है वहां पर क्या होता है? अलाउ इकोटोरियम एजुकेशन एंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, तो इको टूरिज्म अलाउ होता है ट्रांजिशन जोन में, एजुकेशनल स्टडी हम कर सकते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर काम करा जा सकता है। अब कंपैरिजन करेंगे बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो नेशनल पार्क्स हैव स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस, यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है बायोस्फीयर रिजर्व की अपेक्षा, लाइक नो ह्यूमन हैबिटेशन एंड ग्रेजिंग और रिसोर्स यूज। बायोस्फीयर रिजर्व परमिटेड में यहां पर क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व परमिट्स लोकल सेटलमेंट्स, इको टूरिज्म इन ट्रांजिशनल जोन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज डिस्करेज्ड इन बफर जोन टू मेंटेन कंजर्वेशन गोल। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है? ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसको गहन खेती बोलते हैं हिंदी में, कि यहां पर इसको डिस्करेज किया जाता है बेसिकली कंजर्वेशन गोल की वजह से। अगला हमारा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट्स। यानी ऊपर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहां इनके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको यहां पर बताना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002 प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट द लेवल ऑफ लोकल बॉडीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, तो देखो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइमरी मैंडेट ऑफ बीएमसी, बीएमसी मींस यहां पर बीएमसी इज टू प्रिपेयर्ड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड टू डॉक्यूमेंटेड लोकल बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड नॉलेज
which serves the local tools to assist community rights and counter the biopiracy. So देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे ढंग से या सही ढंग से ये बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा, देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आंसर हमारा क्या होगा यहां पर? ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ए देखो, सेक्शन 41 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 mandates that every local body must establish a biodiversity management committee, जिसको बोलते हैं BMCs, ठीक है। A key part of a act decentralized implementation. The main function of BMC is to prepare the People's Biodiversity Register in consultation with local communities. The PBR legally document local biodiversity and traditional knowledge, helping protect community, जो कि कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, राइट्स एंड सर्विंग द एविडेंस अगेंस्ट बायोपायरेसी एंड प्रोवाइडिंग प्रायर आर्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही एक्सप्लेन करता है क्या पर्पस बिहाइंड बीएमसी एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेटमेंट 1। इसी के साथ हम देखेंगे अपना अगला सवाल, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ precautionary principles is central feature of which of the following international agreement, यानी implementation of precautionary principles is central feature which of the following international agreements, देख लेते हैं। नागोआ प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कार्टाजेना प्रोटोकॉल्स ऑन बायोसेफ्टी, क्योटो प्रोटोकॉल्स एंड द रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर बात हो रही है कि कौन सा इनमें से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसा है जो कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो नागोआ प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो हमारा जो आंसर यहां पर है वो होगा बी आंसर हमारा यहां पर होगा, यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देखो आपको पता है ना रामसर साइट से आपके पेपर में जो HAS 2025 यानी कि जून में हुआ था आपका प्रीलिम्स का, है ना, यहां पर सवाल पूछे गए थे। देखो उस समय पर 89 फिर 93 हो गए थे। अभी पता है कितने हैं? जब नवंबर आप देख रहे हो 2025 में, तो यहां पर ये 94 हो गए रामसर साइट्स इंडिया में। और जो 94वां ऐड हुआ है वो बिहार में ऐड हुआ है। आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में इसके बारे में। बिहार में कौन सा? गोगीबील, ठीक है। गोगीबील लेक है जो कि एक ऑक्सबो लेक है, वहां पर ये, और ये गंगा एंड महानंदा के बीच में है, गंगा प्लस महानंदा के बीच में है। ये भी चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। महानंदा रिवर के बीच में एक ऑक्सबो लेक बनती है। इसी के साथ देखो आंसर हमारा यहां पर है बी आंसर है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं क्या? लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी, यानी कि पूर्णतः जो साइंटिफिक सर्टेनिटी है उसका अभाव है, ऐसा तो है नहीं, कंप्लीटली है यहाँ पर। शुडंट डिले एक्शंस टू प्रिवेंट सीरियस और द इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल हार्म। एंड कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, वो इस प्रिंसिपल पर आधारित है। कौन से प्रिंसिपल पर? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड रेगुलेट्स द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लाइक GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात यहां पर ये कर रहा है। अलाउज कंट्री टू रिफ्यूज LMO imports if risk are suspected और डेटा इज अनसफिशिएंट एंड प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंट ओवर ट्रेड। इसके विपरीत जो 3 एग्रीमेंट यहां पर थे, थोड़ा उनको भी जान लेते हैं, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया जून में आपका क्वेश्चन यहां से आ चुका है HAS प्रीलिम्स में, राइट। तो देखो अभी यहां पर हम देखते हैं नागोआ प्रोटोकॉल क्या करता है? एक्सेस द बेनिफिट शेयरिंग विद प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल की बात अगर करें तो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस। रामसर कन्वेंशन क्या है? कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है, और जब वर्ल्ड वेटलैंड डे, जैसे कि वेटलैंड है, तो ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल आपसे पूछे गया था, जो आपके प्रीलिम्स में सवाल यहां से आया था, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करता है भारत में, ये सवाल देखना है। फर्स्ट है सीपीसीबी के बारे में, तो सीपीसीबी की फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या ये बात सही है कि जो सीपीसीबी है वो ईपीए एक्ट 1986 के अंतर्गत यहां पर स्टैब्लिश्ड हुआ था? ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिस तरीके से सीपीसीबी है उसी तरीके से एसपीसीबी भी है। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है एसपीसीबी का इज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर एयर एंड वाटर पोल्यूशन। क्या ये बात सही है कि सीपीसीबी को, यानी कि एसपीसीबी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जल और वायु प्रदूषण के बारे में सजेस्ट करना होता है, सलाह देना होता है। तीसरा है सीपीसीबी हैज अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शंस टू एसपीसीबी एंड केस ऑफ इन एनी केस इनकंसिस्टेंसी एंड द डायरेक्शन ऑफ सीपीसीबी प्रिवेल। The chairman of CPCB is appointed by the Collegium of all State Environment Minister। बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर आपको पता है इसमें कौन सा है? सी सही है, क्योंकि CPCB जो होगा उसके अंतर्गत ही, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पर काम कर रहा है, तो एसपीसीबी स्टेट लेवल पर काम कर रहा है। अगर सीपीसीबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं और उनको मान लीजिए स्टेट्स में ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा है और उनका किसी तरीके से प्रिवेल हो रहा है, तो वो यहां पर क्या कर सकता है? अथॉरिटी इश्यू कर सकता है, डायरेक्शन इश्यू कर सकता है किसके लिए? टू एसपीसीबी के लिए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारा यहां पर है सी स्टेटमेंट सही है। देखें, सीपीसीबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1974। 1974 में बना था सीपीसीबी, ना कि 1986 में बना था। और किसके अंतर्गत? अंडर द वाटर Prevention and Control of Pollution Act 1974, later assigned function under the Air Act 1981 and EPA 1986। तो बाद में बन चुका है 1974 में। और एक्ट कौन सा? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन, एंड क्रिएशन प्रीडेट्स द EPA। सेकेंड स्टेटमेंट, एसपीसीबी प्राइमरीली प्लान जो होता है वो है इंप्लीमेंट पोल्यूशन कंट्रोल विद इन स्टेट्स एंड एडवाइज देयर स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं करता है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को ही एडवाइस करता है। ठीक है। इसी के साथ जो सी था वो तो सही था। एसपीसीबी यानी सीपीसीबी कोऑर्डिनेट करता है इश्यू बाइंडिंग डायरेक्शंस टू एसपीसीबीज इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, जो भी सीपीसीबी ने डायरेक्शंस यहाँ पर जारी किए हैं उनका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स प्रिवेल एंड एंश्योरिंग यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी, कि भाई जो भी पॉलिसी नेशनल लेवल पर यहाँ पर मान लीजिए चलाई गई है उसको इंप्लीमेंट करने का काम तो फिर स्टेट लेवल पर जो स्टेट अथॉरिटीज होती हैं उनका हो जाता है। ठीक है। एज पर द वाटर एक्ट 1974, सीपीसीबी चेयरमैन नॉमिनेटेड नॉट अपॉइंटेड, नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट बाय कॉलेजियम ऑफ स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी के बारे में बात करनी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एलोपैथी। देख लेते हैं इसके बारे में, एलोपैथी के बारे में। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बायोकेमिकल दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या ये बात सही है अबाउट एलोपैथी? दूसरा है द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, रूट्स दैट इनहांसेस न्यूट्रिएंट्स एंड अपटेक फॉर द प्लांट। नहीं, तो ये तो नहीं है, ये रिलेशनशिप की बात है यहां पर, तो ये एलोपैथी में नहीं आता है। The gradual and the predictable changes in species composition in a given area over a time. The adaptation of organisms to survive in environment with a high concentration of salt. Right? तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा अबाउट एलोपैथी, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करता है दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। देखो, एलोपैथी, सो एलोपैथी वन प्लांट्स रिलीज केमिकल्स
that inhabits or sometimes stimulate neighboring plants. Like example, black walnut release young lone, right, inhabits near plant growth. इसी के साथ आगे देखेंगे जैसे कि माइक्रोआइजा होता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है फंगस और प्लांट रूट्स में, जैसे दलहन होता है, अरहर हो गई, मूंग हो गई, दाल वाले जो पेड़ होते हैं या जो खेत में अरहर दाल आदि बोई जाती है, तो क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें माइक्रोआइजा होता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉप साइकिल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से कि मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। तो ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए गेहूं बोया और उसके बाद दाल वगैरह 1-2 साल में बोते रहना चाहिए खेत में, जिससे कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी प्रॉपर तरीके से होती रहती है। आगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ग्रेजुअल चेंज इन कम्युनिटी कंपोजिव ओवर द टाइम, प्राइमरी ऑन न्यू सबस्ट्रेट एंड द सेकेंडरी आफ्टर द डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो सक्सेशन होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, लाइक प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है और कौन सा स्लो होता है, कौन सा फास्ट होता है, कॉज क्या क्या होते हैं, रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से बहुत, देखो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सक्सेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से फिर यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। आगे देखो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे हेलोफाइट्स की। तो salt plants या salt tolerant plants adapt to saline habitats like the mangroves and salt marshes। 2021 में इवन यूपीएससी ने यहाँ से हेलोफाइट्स और यूरीहेलिन के बारे में सवाल पूछा गया था कि क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज कैरीड आउट अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको ये बताना है कि प्रिवेंशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज कैरीड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो, अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है तो ये तो नहीं होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं है एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसी के अंतर्गत यहां पर ये बनाए गए थे, राइट। आगे हमारा तो आंसर हमारा है डी। टाइगर रिजर्व आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डेडिकेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। सो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर बिगिंस इन 1973। देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एक साल बाद ही चलाया गया था, तो किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। बट इन 2006 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ था एंड द अमेंडमेंट टू एक्ट गेव इट लीगल बैकिंग बाय किसके द्वारा, एस्टैब्लिशिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए और उसके द्वारा फिर 2006 में क्या बनाया गया, यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया कब, 1972 में, जस्ट आफ्टर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ये जो अथॉरिटी है ना, एनटीईए, कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होते हैं, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, है ना। ऐसे टर्म्स हैं इन, ये बिल्कुल ना आपको हाथों पे याद होना चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी तो पता होना चाहिए, राइट। प्रोवाइडिंग अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड टू नोटिफाई द रिजर्व, टाइगर रिजर्व ऑन एनटीसीएज रिकमेंडेशन। अगला सवाल हमारा यहां पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस स्केल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। यहां पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहां पर है वो है, बायोस्फीयर और इकोस्फीयर इज क्लासिफाइड यूजली एट द कॉन्टिनेंटल स्केल which include chemically and the geographically continuous area with similar climatic condition। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही नहीं है। एंड बायोम इंक्लूड्स ऑल बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या बायोम में बायोटिक अबायोटिक सभी आ सकते हैं। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जो क्लासरूम स्टूडेंट है उनको पता होगा बायोम क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स कहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कहाँ पर साथ में काम करते हैं, कहाँ पर अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनमें से कह रहा है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो बिल्कुल भी देखो, ये जो स्टेटमेंट है क्या ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे,
बिल्कुल गलत है। क्या ये गलत है? यस। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 2। दूसरा आंसर जो है वो हमारा यहां पर होगा, यानी कि सी आंसर होगा। इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल बायोलॉजिकल डोमेन्स इन कंजक्शन विद इन द फिजिकल मीन्स अ बायोटिक एनवायरमेंट। ठीक है। बायोम इज द कॉन्टिनेंटल स्केल, क्लाइमेटिकली ज्योग्राफिकल continuous area with similar climatic conditions grouping of ecosystem. So biosphere or ecosphere is all life plus the physical abiotic environment. इसी के साथ देखो एक चीज और है, जब बायोम की बात कर रहे हैं ना, तो आप जैसे कि मान लो डेजर्ट की बात होती है ना, रेगिस्तान बायोम हो गया, इसी तरीके से टैगा हो गया, टुंड्रा हो गया, तो ये सारे बायोम हैं। अब यहां पर देखना ही है और इकोसिस्टम में क्या काम करता है, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, राइट। एंड इसी तरीके से आपको ये यहां पर क्लासिफाई करना आना चाहिए कि बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोटोन क्या है, हैबिटेट्स क्या है, निके क्या है। ठीक है। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैनेटीज। क्या होता है मैनेटीज? 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ये देखना है। तो मैनेटीज आर लार्ज एक्वाटिक मैमल्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड सी काउ। इसको क्या बोलते हैं? सी काउ बोलते हैं। ये बहुत चर्चा में था, मैंने क्लासरूम में भी बताया, ये करंट अफेयर था। और अगर आप भूल गए हो तो मैं बस यहां पर इतना बता रही हूं, ये श्रीलंका है, ये पाकवे है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको यहां पर बताया था, तमिलनाडु नॉर्दर्न पाकवे में। ठीक है। इसी के साथ मैनिमेटी आर टिपिकल सॉलिटरी एनिमल्स नोन एज गैदर इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द कोल्डर वेदर, दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल एज पर द IUCN रेड लिस्ट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है अबाउट सी काउ? ये वही है जिसको डुगोंग भी कहते हैं, है ना। और ये एकमात्र ऐसा मैमल है जो शाकाहारी होता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक करंट अफेयर आया था, मैंने आपको बताया भी था, 25 सितंबर का आई थिंक ये करंट अफेयर था, राइट। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर है ये। और यहाँ पर था कि जो डुगोंग एनिमल है, इसके लिए जो नॉर्दर्न पार्क वे है, इसको डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। ठीक है। तो तीनों आंसर हमारे सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सो मैनिटीज टिपिकली सॉलिटरी एनिमल आर ऑल्सो नोन गैदर्ड इन द वार्म वाटर ड्यूरिंग द कोल्डर वेदर। मैनिटीज आर लार्ज एक्वाटिक मैमल दैट आर समटाइम्स कॉल्ड सी काउ। मैनिटीज आर हार्बीवारस। ठीक है। एकमात्र ऐसा है जो शाकाहारी भी है, ये हार्बीवारस है। That eat over 60 different types of plants. IUCN के अकॉर्डिंग ये आता है आपका वल्नरेबल लिस्ट में। इसी के साथ ये देखो ये है, तो इस तरीके से मैंने प्रॉपर आपको अच्छे से बताया, ये श्रीलंका है और यहां पर ये जो नॉर्दर्न पार्कवे है ना, यहीं पर इसको किया गया था, है ना। और इसी एरिया को क्या डुगोंग रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया है, किसके अनुसार? IUCN के अनुसार। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था, क्लास में भी किया था, मैं एक बार और पहले बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन परमिट द हंटिंग of wild animals under exceptional circumstances such as self defense or the scientific research? बताइए कमेंट सेक्शन में। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य प्रोटेक्ट संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार which of the following authorities can permit the hunting of a wild animal under exceptional circumstances? बहुत ही ज्यादा जो विपरीत परिस्थिति अगर आ जाती है, सेल्फ डिफेंस की बात आती है, तो यहाँ पर कब हंटिंग करने का आदेश कौन दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर क्या दे सकता है? नहीं, है ना। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, यस, ये जो वार्डन है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये यहाँ पर दे सकते हैं। तो आंसर आपका क्या है? बी आंसर यहाँ पर है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल्ड फर्स्ट में भी है और ये शेड्यूल 4th में भी है। हाउएवर अंडर सेक्शन 11 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट हंटिंग ओनली इफ एन एनिमल पजेस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, सिर्फ तब हो सकता है। तो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल कंडीशन है, ऐसे नहीं है कि जब ठीक लगे तब कर सकते हैं। इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड द मैनेजमेंट और इज नीडेड फॉर द स्पेसिमेन और रिकॉग्नाइज्ड जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। दस हंटिंग इज अलाउड ओनली अंडर रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एक्सेप्शंस। ठीक है।
अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज करेक्ट। 1972 के अनुसार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? हंटिंग ऑफ शेड्यूल्ड वन एनिमल इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। The act provides legal framework only for national parks and wildlife sanctuaries। क्या ये बात सही है कि केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए और नेशनल पार्क्स के लिए लीगल प्रोवाइड्स यहां पर किया जाता? नहीं। एक्ट अलाउ हंटिंग इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन विद ड्यू परमिशन। और परमिशन किसकी होगी? परमिशन होगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। अभी अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था यहां पर, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? सही है हमारा सी। लेकिन ये किसके द्वारा? बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इनके द्वारा ही होगा। तो आंसर है हमारा सी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट इम्पोज एब्सोल्यूट हंटिंग बैन। अंडर सेक्शन 1112 हंटिंग और कैप्चर इज अलाउड इफ एन एनिमल थ्रेटन्स ह्यूमन लाइफ, is deceased or the scientific educational purpose with permission from the chief वाइल्ड वार्डन। इनके द्वारा हो सकता है, ये परमिशन दी जा सकती है, ठीक है। सो ये हमारी आज का सेशन था, यहीं पर हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।